नमस्कार। आज हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल टॉक्स विद स्पेशल पर्सन में हमारे गेस्ट हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी रत्न श्री राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी। सर का बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी अपनी पहचान अपने संघर्ष के जरिए पूरे भारतवर्ष में बनाए और गोरखपुर की एक छोटी सी ग्रामीण इकाई से निकलकर आज पूरे भारतवर्ष में ब्राह्मणों के आदर्श आइडल और एक नेता के रूप में उभर किया है। सबसे पहले तो मैं आदरणीय त्रिपाठी जी से जानना चाहूंगा कि आपकी जो राजनीतिक जर्नी रही है, ये हालांकि आपने कई मंचों पे साझा किया होगा, परंतु हमारे भी दर्शक जाने, इसलिए तो आपकी राजनीतिक जर्नी जो आपके ग्रामीण इकाई से निकल करके आज पूरे भारत में आपने उसको विस्तारित की, तो ये कैसी रही और इसके पीछे क्या संघर्ष रहे और किन किन चुनौतियों को पार करते हुए आज यहाँ पे आप पहुंचे। देखिए, पहले तो आपको बताऊं कि मेरी राजनीतिक जर्नी कभी नहीं रही। सेवा भाव को लेकर के मैं आम जनमानस के बीच में आया। चूंकि एक स्टेप चाहिए था, तो मैंने एक संगठन का निर्माण करके और उसके बैनर तले एक विशाल परिवार का निर्माण किया। और आज की तारीख में मैं काफी संतुष्ट हूं कि जो ब्राह्मण धर्म है कि पीड़ित मानवता की रक्षा की दिशा में ब्राह्मण को कार्य करना चाहिए, उसके तहत सर्वे भवन्तु सुखिनः के तहत सभी समाज वर्ग जाति धर्म के लोगों जो पीड़ित हैं, जरूरतमंद हैं, बेबस है, लाचार हैं, उनकी सेवा करने में मैं अपनों को सक्षम पा रहा हूं। ये मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है और जो सोच के निकला था आज उसको मैं चरितार्थ कर रहा हूं। चाहे जिस भी एरिया में कर पा रहा हूं, उससे मुझे संतुष्टि है। हाल ही में 2027 का विधानसभा चुनाव होना है और महज 1 से 1.5 वर्ष रह गए हैं। आपके संगठन की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सामाजिक संगठनों की अहम भूमिका होती है और जब बात राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जैसे व्यक्तित्व की हो जो कि किसी भी प्रदेश की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका में होते हैं, ऐसा सुना भी है हमने और देखा भी है। तो 2027 में आपकी क्या योजना है और किस तरीके से आप इस बार, क्या आप लोग राजनीतिक परिवेश में आकर के इस बार 2027 के चुनाव में अपनी भूमिका निभाएंगे या दलगत पार्टीगत किसी पार्टी को समर्थन दे करके या कुछ नया करेंगे? क्या है राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी के जहन में 2027 को लेके? देखिए, एक लंबे समय से मैं देखते आ रहा हूं, देश और प्रदेश की राजनीति बड़ी गलत दिशा में जा रही है और हर राजनीतिक दल और नेता का एक ही एजेंडा है, फूट डालो राज करो, जबकि यह सिद्धांत अंग्रेजों का रहा है। आज की राजनीति जो देश में हो रही है, जो नेतागण पार्टियां कर रही हैं, ये उनसे 20 हो गई हैं और हमारा देश खोखला होता जा रहा है। धर्म से धर्म को, जाति से जाति को, अगड़ा पिछड़ा, फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम, ये करके देश की ताकत को छीन करने का काम किया जा रहा है, जो नफरत के योग्य है। हम जैसे लोग इसे पसंद नहीं करते। भारत अपना देश बहुजातीय, बहुधर्मीय, बहुभाषी देश है। अनेकता में भी एकता की मिसाल है भारत की, लेकिन इसे नष्ट करने का काम कोई एक व्यक्ति, एक दल या एक नेता नहीं कर रहा है। सारे लोग एक ही एजेंडे पर काम कर रहे हैं, फूट डालो राज करो। इससे आम जनमानस को भारी तकलीफ उठानी पड़ रही है और जितना संगठन सामाजिक देश में चल रहा है, उन सभी से मेरी प्रार्थना है कि राष्ट्रहित में हम सभी मिलकर के योगदान करें और ऐसी सोच रखने वाले नेताओं का, दलों के मंसूबे को ध्वस्त करें। मैं यही कामना देश के सभी सामाजिक संगठनों से चाहूंगा। अभी हाल में एक इटावा में घटना घटित होती है और उस घटना को, जो कि एक कह लीजिए व्यक्तिगत विषय होता है, प्रकरण होता है 2 पक्षों का, उसको एक जातीय राजनीतिक तूल दिया जाता है और प्रदेश में
एक जातीय वैमनस्यता को फैलाते हुए राजनीति की जाती है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब जब चुनाव आता है, मैं पहले बताया हूं संकेत में, जब जब चुनाव देश में आता है, प्रदेश में आता है, तो एक एक राजनीतिक एजेंडा राजनीतिक दलों को चाहिए। उसी का एक यह हिस्सा है। मैं सबसे पहले इस घटना पर कहा था कि ये राजनीतिक दलों के, और यही साफ स्पष्ट होकर के आया भी कि ये टेस्ट है 2027 का। मैंने कहा था चैनल पर आकर के, और सत्यता भी यही निकल रही है। जाति को लड़ाना ये तो स्ट्रेटजी बनती है लोगों के यहां। आप बताएं कि जिस दो जातियों को लड़ाने का काम किया गया है, ये यादव और ब्राह्मण, बड़ा अटूट रिश्ता यादव और ब्राह्मण का है। इतिहास का अध्ययन लोग करें तो सबसे पहले आता है कृष्ण और सुदामा का। ब्राह्मण ने अपनी ताकत दिखाया और अपनी ममता और प्यार यादव कुल श्रेष्ठ अगर कहा जाए भगवान श्री कृष्ण को, तो उन्होंने अपनी ममता, अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना लगाव ब्राह्मण के प्रति इस रूप में दिखाया कि अपनी आंसुओं से गरीब ब्राह्मण सुदामा के पैर धो डाले थे। ये इतना बड़ा प्रेम यादव और ब्राह्मण का रहा है। तो उस रिश्ते को तार तार करने का काम इस देश के राजनेता और नेता कर रहे हैं। बहुत ही घृणित कार्य है। इसका परिणाम जानते हैं क्या होगा? मैं यादव वंश के लोगों से और ब्राह्मण वंश के लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि जरा इस इतिहास को भी पढ़िए। 65 साल उम्र हो गई, हम अपने माता पिता और गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों को भी देखा है कि ब्राह्मण के सम्मान की रक्षा यादव लाठी लेकर के किया है, उनके संपत्ति की रक्षा किया, उनके सम्मान की रक्षा किया, और ब्राह्मणों ने उन्हें अपना पुत्र समझ करके, अपना विशेष अंग समझ करके उनका संरक्षण भी किया, अपनी जमीनें दे करके उनको बसाने का काम किया कि ये हमारे मजबूत अंग हैं। आज उस रिश्ते को कलंकित किया जा रहा है। ये दोनों वर्गों को सोचना चाहिए। हम किसी को गाली दे दें, कौन सा हमारा सम्मान बढ़ जाएगा? हम जोड़ें, ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो मैं पूरे प्रदेश और देश के दोनों जातियों के लोगों से निवेदन करूंगा कि जरा पिछला इतिहास का अध्ययन करिए। ये राजनेता आज हैं, हमें आपको लड़ा करके अपना उल्लू सीधा करेंगे, लेकिन यह आपसी सौहार्द, माधुर्य गांवों घरों में जब चला जाएगा तो दोनों ये वर्ग परेशान हो जाएगा, प्रभावित होगा, नुकसान झेलना पड़ेगा। राजनेताओं का इससे कुछ नहीं बिगड़ा, इससे उनका बनेगा। ये चीज हम सभी को दिमाग में रखना चाहिए। अभी एक आर्मी है, उसके चीफ प्रयागराज पहुंचते हैं। प्रयागराज एयरपोर्ट से प्रशासन उनको रिसीव करती है और ले जाती है प्रयागराज सर्किट हाउस। उनका कहना है कि वो किसी 2 पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए गए हुए थे और उनको प्रशासन नहीं जाने दी। फिर होता क्या है, उनके समर्थक जो है प्रयागराज के करछना में उन्माद शुरू करते हैं और 100 से अधिक गाड़ियों को तोड़ फोड़ कर देते हैं, जला देते हैं। बहुत सारी जो हिंसा है वहाँ पे वो उपद्रवी करते हैं। पुलिस एन केन प्रकेन उस पर नियंत्रण पाती है और फिर ये एक उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक विभाग के द्वारा आता है कि जो भी उन्मादी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर एनएसए रासुका जैसी कार्रवाई की जाएगी। उसके उपरांत वो आर्मी के चीफ वहां से जाते हैं और स्टेटमेंट देते हैं, हमारा उन उपद्रवियों से कोई वास्ता नहीं। और पुलिस ढीला रवैया अपनाते हुए ये अभी नहीं पब्लिश की, 48 घंटे से ऊपर होने जा रहे हैं कि उनके ऊपर रासुका या एनएसए लग रहा है कि नहीं। बस उनका एक वीडियो बनाती है और उसको पब्लिश करती है। इस घटना के पीछे की राजनीति को आप किस दृष्टि से देखते हैं? मैं अभी चर्चा किया हूं, यही होता है। जनता को उकसाकर हर राजनीतिक दलों के पास अराजक तत्वों की एक अच्छी टीम होती है जो सीधी साधी भोली भाली जनता के बीच में जाकर के जहर बोते हैं, पैदा करते हैं और उनको आक्रोशित करते हैं नेताओं के लिए। अभी आपने कहा कि भीम आर्मी प्रमुख एक होटल में बैठते हैं और एक जात विशेष के उन्मादी लोगों के द्वारा एक भीड़ करके
तोड़ फोड़, गाड़ियों को गिराना, चाहे जलाना, चाहे ये इलाहाबाद का कांड रहा हो या इटावा कांड रहा हो, वहां भी पुलिस पर पथराव, ये स्वतंत्रता किसने दिया है? ये अराजक तत्व हैं। ये वही अराजक तत्व हैं जो जात से जात, धर्म से धर्म, व्यक्ति से व्यक्ति को लड़ाने का काम करते हैं और लड़ा करके अपनी राजनीतिक हैसियत बनाने का काम करते हैं। इन्हीं लोगों से देश की जनता को सावधान रहने की जरूरत है। तमाम बच्चे गए हैं, 19-20 लड़के इटावा के रास्का में गए हैं, गाड़ियां तोड़ने के, पुलिस की गाड़ी पर पथराव करने का आरोप में। ठीक इसी रूप में इलाहाबाद में भी वो गरीब दलित के बच्चे गए हैं। तो बच्चे नहीं, ये अराजकता की स्थिति उत्पन्न कराने वाले साजिशकर्ता हैं और इनको पहचानने की जरूरत है। नहीं तो इस तरह से तमाम सभी वर्गों के लोग, उन्मादी लोग, उनको उन्माद में ला करके भारी नुकसान करेंगे। उन गरीब लोगों का और देश का और समाज का भी वैमनस्य पैदा करेंगे और सामाजिक ताना बाना को नष्ट करेंगे, ढांचा कमजोर होगा। ये एक मुद्दा पूरे भारतवर्ष में बड़ी तेजी के साथ जो है चल रहा है कि संविधान के निर्माता BN राव हैं, अंबेडकर नहीं। आप पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से और अपने संघर्षों के अनुभव के माध्यम से उनका क्या मत है इस पर, उनके क्या विचार हैं कि संविधान का असली निर्माता कौन है? क्योंकि आज संविधान की दुहाई देने वाले लोग जिस तरीके से उन्माद को अपनी प्राथमिकता बनाते हुए कहीं गाड़ियों की तोड़फोड़ कर रहे हैं, कहीं कुछ, तो क्या ये उनके द्वारा संविधान के कानून का सम्मान है या उसको ठेंगा दिखाना है? तो सबसे पहले तो आपसे यह जानना चाहेंगे कि ये BN राव जी जो संविधान के निर्माता की एक बहुत पूरे देश में चर्चा चल रही है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? कौन है असली निर्माता संविधान का? देखिए, ये तो लिखा पढ़ा है, विद्वानों को पढ़ना चाहिए और जो सत्य चीज है उसे आम जनमानस के बीच में लाया जाना चाहिए। BN राव साहब एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक अधिकारी रहे, विद्वान रहे और सर्वश्रेष्ठ भूमिका उनकी संविधान की रचना में है, ऐसा मैंने भी अध्ययन किया है। लेकिन इस देश में वही फूट डालो राज करो और हमेशा इतिहास चाटुकार लिखने वाला चाटुकारिता करता है और एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि चाटुकारिता की अंतिम सीढ़ी पर जाकर के बैठ जाता है। मैं भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करता हूं, BN राव साहब का, राजेंद्र बाबू का, सबका सम्मान करता हूं। जितनी ड्राफ्ट कमेटी में थे सबका सम्मान है, उन्होंने देश के लिए किया है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ सम्मान को कार्य को छिपाया क्यों गया? मुख्य व्यक्ति को छिपाया क्यों गया? इसके पीछे वोट की राजनीति रही कि दलित वर्ग ज्यादा हैं, दलित की आस्था अंबेडकर जी के साथ है, तो वो धीरे धीरे करके फर्स्ट को सेकंड पर लाया गया, सेकंड को फर्स्ट पर ला करके कर दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि वास्तविक संविधान के निर्माता के रूप में आदरणीय स्वर्गीय श्री BN राव साहब ही हैं, हम लोग भी मानते हैं। लेकिन वोट के सौदागर ऐसा नहीं करते हैं और ऐसा वो करें न करें, लेकिन आम जनमानस को सत्यता से अलग नहीं रखना चाहिए, सत्य उजागर किया जाना चाहिए। उस क्रम में BN राव साहब सर्वश्रेष्ठ हैं और हम लोगों जैसे से अगर पूछा जाए तो संविधान निर्माता के रूप में मुख्य भूमिका BN राव साहब को ही मानते हैं और मानेंगे भी। समाजवादी पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो संविधान की वो भी दुहाई देते हैं और वो PDA हमेशा कहते हुए दिखते हैं, चाहे राजनीतिक मंच हो, चाहे मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या है उनका PDA? जनता के हित में है। PDA को बहुत सारे आवाम, बहुत सारे नागरिक अभी नहीं समझ पाए हैं, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? PDA क्या है? देखिए, PDA या भीम आर्मी, चाहे जो भी, एक संकुचित दायरे में किसी भी राजनेता को या राष्ट्रीय स्तर के नेता को नहीं रहना चाहिए। PDA की परिभाषा उनके अनुसार, जिसने PDA की दिया है, उनकी परिभाषा के अनुसार है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, यही है, ये कहते भी हैं। तो क्या इस देश में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ही है? क्या यहाँ ईसाई नहीं है? मुसलमान ब्राह्मण नहीं है?
क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है। एक तरफ हम जैसे लोगों को कहा जाता है कि ये जातीय संगठन चलाने वाले लोग हैं, जातिवादिता करते हैं। ठीक है, हम जिस कुल में जन्म लिए हैं उसकी मर्यादा, उसके हक की लड़ाई, उस समाज के पीड़ित, जरूरतमंद, बेबस, लाचार लोगों की मदद करना, यही हम लोगों का कार्य है, यही धर्म है। राष्ट्र की राजनीति से हमारा कोई मतलब फिलहाल इस तरह की राजनीति का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये लोग जो राजनेता हैं, जिन्हें सत्ता की भूख है और सत्ता तक पहुंचने वाले लोग हैं, इनको इस तरह का भेद नहीं करना चाहिए। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो शेष जातियां कहां गई? यानी इसका मतलब स्पष्ट है कि शेष जातियों के आप नहीं हैं तो बांटने का काम देश को कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। कैसे उम्मीद किया जाए कि आप मेरे हितचिंतक होंगे? किस सिद्धांत से होंगे? तो राजनेताओं को इस तरह का नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हिंदू मुस्लिम, इस देश की आजादी में किस वर्ग का योगदान नहीं रहा? किसी का 90% रहा, किसी का 50% रहा, किसी का 10% रहा, किसी का 2% रहा। पूरा देश आजादी की लड़ाई लड़ा था ना, तो सबका योगदान है, सबका सम्मान है। ऐसे बहुजातीय, बहुधर्मीय, बहुभाषी भारत देश में और एक तरह का बंटवारा करके हम सत्ता अगर किसी दिन प्राप्त कर लेंगे तो सोचिए कि जिसके एजेंडे में हम नहीं हैं तो उसकी सरकार में हमारा हित होगा। ये गलत चीज है। पिछले चुनावों में विधानसभा के, जो कि उसके उपरांत प्रदेश की सरकार चुनी जाती है और प्रदेश की सरकार बनती है, मुख्यमंत्री बनते हैं, आपने अपने पार्टी और अपने संगठन के साथ ही अन्य कई सामाजिक संगठनों का, जो विशेष वर्ग और अन्य धर्म समाज के थे, उनका मिला करके किसी एक राजनीतिक पार्टी को समर्थन देते हैं और उसके बिहाफ पे वहां पे समीकरण के मुताबिक एक समाज का व्यक्ति कुछ अच्छे पद पर बिठाला जाता है, बनाया जाता है केंद्र की सरकार के द्वारा। इसके पूर्व भी आप समर्थन देते हैं तो सरकार सत्ता में आती है। 2027 में आपने क्या विचार किया है कि सरकार शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा जैसी नीतियों को जमीनी स्तर पर उत्तर प्रदेश की और भारत देश की जनता को लाभान्वित करने में सफल रही है, कारगर रही है, तो आप समर्थन देंगे? या ऐसा नहीं रही है, कारगर नहीं रही है, उसकी योजनाओं का जो है लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाया है, समर्थन नहीं देंगे? तो 2027 के लिए आपकी क्या रणनीति है? आपके समर्थन को लेकर के, आपके समस्त जो आपके साथ सहयोगी संगठन है उनके समर्थन को लेकर के, या कुछ आप कुछ नया करेंगे अपना व्यक्तिगत निर्णय लेते हुए? क्या करने वाले? देखिए, 2022 में जो भारतीय जनता पार्टी को 138 सामाजिक संगठनों की एका बना करके मैंने जो सपोर्ट किया था, इसमें पहल करने वाले आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, जो नोएडा के सांसद हैं, आदरणीय मनोज तिवारी जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, इन सभी लोगों ने प्रयास करके मुझसे कहा था और मैं सभी संगठनों की एका बना करके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का काम किया। सपोर्ट का आधार रहा कि हम लोग सनातनी हैं, लगातार सनातन के खिलाफ इस देश के राजनेता सनातन के विरुद्ध आवाज और क्रियाकलाप कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी को सनातन की सुरक्षा और भारत की विशालता, भारत के हित में, समाज के हित में उद्देश्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का किया गया था। लेकिन उसका परिणाम जो भुगतना पड़ा हमारे संगठन को, हमारे समाज के लोगों को, जगजाहिर है। जानवर की तरह ब्राह्मण काटा गया है। इस जिसे सनातनी सरकार माना, पार्टी माना, नेतृत्व माना, उस सरकार में जानवर की तरह ब्राह्मण काटे गए। ब्राह्मण हितों की अनदेखी हो रही है, ब्राह्मण हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। चुन चुन करके ब्राह्मण का अपमान, तिरस्कार, अदालत क्या है? इसके लिए सभी इस देश के दल, राजनीतिक दल और नेता जिम्मेदार हैं। सभी के आंख की किरकिरी ब्राह्मण, सबका टारगेट ब्राह्मण। आज हालात यह है उत्तर प्रदेश में कि ब्राह्मण बुरी तरह से भयभीत और डरा हुआ है और सुरक्षित है।
इसकी आवाज कोई बनने वाला नहीं। सरेआम ब्राह्मण के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, आवाज उठाने वाला कोई नहीं, एक सिंगल मैन नहीं देखने को मिल रहा है। और न तो पीड़ित ब्राह्मण के पक्ष में अन्य वर्ग के, अन्य जातियां, अन्य सरकारें, अन्य पार्टियां भी बोलने को तैयार नहीं है। सबका टारगेट है ब्राह्मण। यह सबसे बड़ा हम लोगों का दुर्भाग्य है। यह पूरे भारत और प्रदेश, भारत देश और प्रदेश के ब्राह्मणों को सोचना चाहिए कि हमेशा राष्ट्र हित में, समाज हित में सोचने वाला ब्राह्मण आज चौराहे पर अकेला बेबस लाचार होकर के खड़ा हुआ है और आंसू पोंछने वाला नहीं। भारत सबका है, देश सबका है और देश हित में सोचने वाला ब्राह्मण आज अनाथ बच्चे की तरह, मेले में गुम हुए बच्चे की तरह कोई उंगली पकड़ रहा है, लेके चल दे रहा है। ये हालात है ब्राह्मण की। ब्राह्मण समाज को सोचना। 2027 में फिर आपका क्या निर्णय है? राजनीतिक विकल्प, मानो चूंकि अपना संगठन देश का सबसे बड़ा संगठन है, सभी राज्यों में है, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों और सभी विधानसभाओं में 10-5,000 वोट हम हर विधानसभा में प्रभावित करने का, हाँ, प्रभावित करने की हैसियत हमारी है। तो इस पर एक बड़ा निर्णय और भी संगठन, सारे 207 संगठन अब हो गए हम लोगों के मोर्चे में, बैठ करके लिया जाएगा जैसा भी निर्णय होगा। लेकिन अब किसी राजनीतिक दल के पक्ष में तो नहीं जाया जाएगा जब पीडीए साफ, हमारी वहां जरूरत नहीं पीडीए में। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके देख लिया गया कि कोई आंसू पोंछने वाला नहीं, जानवर से भी बदतर स्थिति बनी हुई है। और जो राजनीतिक दल है उनको भी देखा गया है। तो कुछ हमारे समाज में आईएएस, आईपीएस, जजेज और भी लोग हैं, स्टीयरिंग कमेटी है, सबके साथ बैठक करके, सभी संगठनों के अध्यक्षों के साथ बैठक करके समाज को राजनीतिक विकल्प देने की तैयारी चल रही है और दिया जाएगा। एक पेशवा वंश के चश्मो चिराग हैं और वर्तमान पेशवा हैं, करबी का किला है। हाल ही में प्रदेश सरकार के द्वारा उस किले को ढाया भी गया है, ये बता करके कि वहाँ के नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए। प्रभाकर नरसिंह नारायण राव पेशवा मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश कई प्रदेशों में आंदोलन करते हैं और बीपा की मांग करते हैं, ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट। क्या आपके विचार हैं? बीपा क्या है और इसकी मांग अगर वो कर रहे हैं तो आप इससे कितना सहमत हैं? मैं 100% यूं हूं, किसी भी स्मृतियों को नष्ट करने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर करता है तो अन्यायी है, चाहे वो सरकार हो, व्यक्ति हो, संगठन हो या नेता हो। स्मृतियां ही हमको बताती हैं कि किस कालखंड में क्या हुआ है। तो अगर उसे निस्नाबूद करने का कार्य करता है तो मैं घोर विरोध करता हूं, निंदा करता हूं। ऐसा न हो, इस दिशा में मैं जो भी कदम उठाएगा या जो लोग होंगे उसके साथ मैं खड़ा मिलूंगा। जाते जाते अंतिम आपसे सवाल करना चाहेंगे। आपने अभी अपने वक्तव्य में कहा ही कि सनातनी विचारधारा को लेकर के हम लोगों ने समर्थन किया था। तेलंगाना के गोसमहल सीट से विधायक हैं टी राजा सिंह, बहुत बड़े क्रांतिकारी चेहरा हैं, हिंदुत्ववादी चेहरा हैं। अभी उन्होंने अपने दर्द को व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दिया है। तो उनकी ये पहल और उनके समर्थक जो पूरे भारत में हैं और काफ़ी अच्छे सपोर्टिव रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो ये इस पहल को लेकर के आपके क्या विचार हैं? कहीं ऐसा तो नहीं 2027 के पहले बीजेपी में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ होने वाला है कि बहुत सारे लोग बीजेपी से कट जाएंगे? इस पर बीजेपी, जितना आप अंदर तक जुड़े हैं और जानते हैं, उसकी क्या अपनी सूझबूझ है? क्या इनको बचा पाने में वो सफल हो पाएगी या इनकी विचारधाराओं से जो लोग टूट रहे हैं उसको बचा पाने में सफल नहीं हो पाएगी? क्योंकि वो लोग आहत हैं और अपना नया विकल्प, जिस तरीके से आपने कहा कि कोई एक विकल्प हम लोग लाने का कार्य कर रहे हैं, कहीं उस विकल्प के ही वो लोग हिस्सा नहीं है या बीजेपी उनको संभाल नहीं पाई? देखिए, बहुत लोग आहत हैं बीजेपी के क्रियाकलापों से। उत्तर प्रदेश में बहुत लोग आहत हैं और ज्यों-ज्यों 2027 करीब आएगा या आता जाएगा, त्यों-त्यों बीजेपी को आश्चर्यजनक स्थितियां दिखाई देंगी और इससे बीजेपी कमजोर होगी। जो ये अहंकार है या कि मैं बहुत मजबूत स्थिति में हूँ, हमारी पॉलिसी बहुत सही जा रही है, तो चूंकि हम लोग धरातल से, गाँवों से, व्यक्तियों से निरंतर संपर्क है, संगठन को लेकर के गाँव में भी जाते हैं, हम अन्य वर्गों को भी ये करते हैं,
तो जो जातीयता का जहर विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में है और चल रहा है, ये पूरे देश के लिए घातक है। और इटावा कांड जो हुआ है या इलाहाबाद का जो कांड हुआ है, चंद्रशेखर रावण जी और वहाँ कौशाम्बी की घटना हुई है, ये सब और भी घटनाएं प्रदेशवासियों को सावधान हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में इस तरह की सभी जिलों में उत्तर प्रदेश के सभी वर्गों को सावधान हो जाना चाहिए, इसलिए कि बिहार का चुनाव करीब है। बिहार का चुनाव तक उत्तर प्रदेश के जनमानस को, सभी वर्गों के लोगों को सावधान हो जाना चाहिए कि कब किसके साथ कौन सी घटना हो जाएगी, कौन सा स्वरूप दे दिया जाएगा, इसके लिए सभी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। हमारे साथ पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, जो कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी बातें मुखरता पूर्वक रखी और अपना समय दिया, इसके लिए उनका हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।